हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। और आपको बता दें, अभी की वीडियो में जो आपका कंटेंट है गोमानी पंथ के बारे में लेकर आए हैं। इनकी जो कविता है उससे संबंधित आपको जानकारी देंगे और जो पूरी इनकी कविता है उसके बारे में आपको समझाएंगे। तो बने रहिए सभी बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। कल आपका पेपर है और बेस्ट ऑफ लक के साथ चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अभी जितने भी आपके टॉपिक रह चुके हैं उनकी वीडियो अभी बैक टू बैक हम अपलोड करेंगे, तो आपको हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहना है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जैसे स्टूडेंट्स को। मॉर्निंग में भी आपको एक वीडियो अपलोड की थी, मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच गई होगी। तो चलिए आपको बता देते हैं गोमानी पंथ के बारे में। और अभी तक हिंदी मिरर से इतनी बेनिफिशियल वीडियो के लिए नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी एक स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि मैडम अभी कल बीए थर्ड ईयर का पेपर नहीं है क्या। तो मैंने कहा कि ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी और कि बीए थर्ड ईयर का पेपर नहीं है, परसों ही इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी ये। लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे कि हमारे पास मैसेज नहीं आया है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कल भी ये बात मैंने बताई थी कि आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन आपने बेल आइकन हिट नहीं किया है। तो बेल आइकन को हिट करेंगे तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते हैं। तो बेल आइकन हिट करना बहुत ज़रूरी है, खाली सब्सक्राइब से काम नहीं चलता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब आप बेल आइकन हिट करेंगे तभी आप पर आएगा। और वहाँ पर भी ऑल मैसेज आता है, तो ऑल मैसेज पर आपको क्लिक करना होगा तभी आएगा। तो कर लीजिए अगर नहीं किया है आगे आने वाले नोटिफिकेशन के लिए। और साथ में कमेंट बॉक्स में जैसे आप क्वेरी सेंड करते हैं करते रहिए। कल हिंदी का पेपर है सभी का, उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस का है, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी आप लोगों को थोड़ा परेशानी है कि सेकेंड ईयर का तो होगा। जब सेकेंड ईयर के सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपको बता दें कि जो एनवायरनमेंट वाला पेपर 10 जून को होना था वह अब 10 जुलाई को होगा, क्योंकि यह पेपर तीनों क्लासेज का एक ही साथ होना है, बीए, बीएससी और बीकॉम। और साथ में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी होना है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का भी आपके साथ होना है। जो स्टूडेंट्स की बैक थी उनका भी पेपर होना है। इस वजह से ये पेपर आपका 10 जुलाई में जाएगा। बाकी अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो यही इन्फॉर्मेशन है, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, हमें ये बताया गया है कि 10 तारीख को ही पेपर होना है। बाकी अभी आज 5 तारीख ही हुई है और पक्की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए बने रहिए, चलिए शुरू कर देते हैं गोमानी पंथ के बारे में। यहाँ पर जो गोमानी पंथ का जन्म बताया जा रहा है 1790। और गोमानी पंथ की जीवनी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। इनका जो जन्म हुआ उत्तरांचल के प्रसिद्ध कवियों के प्रमुख स्थान ये रखते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म काशीपुर में मानते हैं और कुछ का कहना है कि ये पिथौरागढ़ के गंगोली क्षेत्र में उपराड़ा नामक गांव में जन्मे थे। उनके पूर्वज इसी गांव के थे। उनके पिता का नाम देवनिधि था। गोमानी पंथ का मूल नाम लोक रतन पंथ बताया जाता है। अब क्या होता है, एमसीक्यूज यहीं से पूछे जाते हैं। देखा जाता है कि बच्चे ने कितने डीपली पढ़ा है, तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं यहीं से एमसीक्यूज बनते हैं। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, फिर इसके बाद पिथौरागढ़ के गंगोली क्षेत्र में उपराड़ा नामक गांव में जन्मे। ये तीनों ही चीज़ आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद इनके पिता का नाम देवनिधि। गोमानी पंथ का मूल नाम यानी कि जो इनका बचपन का नाम था वह लोकरतन पंथ था। ध्यान से सुनेंगे तो दिमाग पे बैठेगा भी, अगर नहीं सुनेंगे तो शायद नहीं। आगे है यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का इस तरह की जो बातें हैं राजश्रित थे, ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं होते हैं, जैसे कि अभी बताए ये वाले होते हैं। फिर यह है कि उन्होंने अपना जीवन कहाँ बिताया, देवप्रयाग, टिहरी, काशीपुर में बताया। और हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी के साथ साथ उर्दू, संस्कृत, नेपाली के भी अच्छे जानकार थे। साहित्य समीक्षकों ने उन्हें खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। उनकी रचनाओं में संस्कृत मिश्रित हिंदी तथा गढ़वाली, कुमाऊनी के प्रयोग मिलते हैं। उनकी संस्कृत और हिंदी कविताओं के संकलन श्री देवीदत्त पांडे को जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जिनका प्रकाशन कब हुआ, 1897 इटावा उत्तर प्रदेश से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला है राम महिमा वर्णन, गंगा शतक, राम नाम पंचराशि का,
जगनाष्टक, राम महिमन, कलियाष्टक, तिथि निर्णय, कृष्णाष्टक, राम सहस्त्र, गणदंडक, चित्रपद्यावली, आचार निर्णय, अशोक निर्णय, अशोच निर्णय आदि। आगे है, आलोचकों का मत है कि कविता पांडित्य उत्तरांचल के गौरव का विषय है। उन पर हिंदी व इतिहास के शोधार्थी द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। शोधार्थी मतलब जिन्होंने पीएचडी की है, तो इनके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। उन्हें हिंदी का प्रथम राष्ट्रीय कवि भी ठहराया गया है। कुमाऊं से प्रकाशित होने वाली पहाड़ पत्रिका, याद रखिएगा, पहाड़ पत्रिका में उल्लेखित है कि हिंदी साहित्य में श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम कवि, उनके ग्रंथ एकांत वासयोगी को खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ माना जाता रहा है। परंतु गद्य पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग 17वीं शताब्दी से होता चला आया है। उस समय एक और हिंदी साहित्य के मुख्य धारा रीतिकालीन प्रवृत्ति के ब्रज भाषा से माध्यम से अभिव्यक्ति पा रही थी। दूसरे गुमानी से पूर्व गुमानी के काल में खड़ी बोली कविता लिखी जा रही थी। कहने का मतलब है कि उनसे पहले भी खड़ी बोली के कवि हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ही स्वीकार किया गया है। डॉक्टर उमा भट्ट ने अपने आलेख में कहा है कि इन स्थितियों को चर्चा करते हुए लिखा है कि 19वीं शताब्दी का मध्यकालीन श्रृंगार व भक्ति भावना से ओतप्रोत था। आपको पता ही है कि उस वक्त क्या था, रीतिकाल में इस तरह की जो कविताएं लिखी जा रही थी। मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताई थी ये बात। ब्रजभाषा में लिखा गया हो या खड़ी बोली में, आपको मैंने बताया था कि आधुनिक काल में जो है खड़ी बोली आ चुकी थी, ब्रजभाषा का भी प्रयोग हो रहा था। ठीक है, और कालविभाजन दृष्टि से यह रीतिकाल का समय माना गया है। इसी काल में कुमाऊं में कवि गुमानी अपने समाज और राजनीति के बदलते रूप को काव्यबद्ध कर रहे थे। कवि गुमानी के काव्यों को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियां, काव्य धारा के विपरीत काव्य संवेदना को अपनाया। क्योंकि उस वक्त जो है रीतिकाल के कवि माने जा रहे हैं, तो श्रृंगारिक लिखा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इससे कुछ अलग हटकर लिखा। चलिए आगे देख लेते हैं इनके बारे में। एक कवित्री और हैं, उन्होंने उनके बारे में लिखा है। डॉक्टर उमा भट्ट के अनुसार कवि गुमानी का महत्व तो ये कि 1820 से 1840 ईस्वी के बीच खड़ी बोली में ये कविता लिख रहे थे। इस दृष्टि से इनका जो महत्व और बढ़ जाता है। तत्कालीन समाज राजनीति पर इन्होंने टिप्पणी लिखी है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अभी बहुत आगे था, भारतेंदु जी का जन्म भी नहीं हुआ था। ऐसे समय में कवि गुमानी का यह सोच, अंग्रेज कहाँ से आया, कौन मुल्क में रहता है, यह गंभीर अर्थ रखता है। यानी कि कहा जाता है कि जब भारतेंदु युग आया तब से स्वतंत्रता के लिए लिखा जाने लगा, लेकिन इस वक्त जो है आपके ये गुमानी पंथ भी लिख रहे थे इनसे पहले। एक आपको वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था भूषण के बारे में। भूषण की भी जो कविताएं हैं वो भी रीतिकाल के रहे हैं, उन्होंने भी जो है वीर काव्य लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। यद्यपि गुमानी का यहाँ पर आप मुख्य पॉइंट देख सकते हैं, इनका मुख्य राष्ट्रीय चेतना से भरी हुई हैं, सामाजिक व राष्ट्रीय चेतना से भरी हुई हैं। और खड़ी बोली के प्रथम कवि, इस तरह के पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे आ चुके हैं इनकी कविता पर, जो कि फिरंगी वर्णन है। यहाँ पर कविता आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं स्क्रॉल करती जाऊँगी, बीच बीच में थोड़ा आपको समझाती जाऊँगी। यहाँ पर इन्होंने कहा है, अब देखिए फिरंगी वर्णन उन्होंने लिखी है। फिरंगी वर्णन अब रीतिकाल की ये कवि हैं, तो यहाँ पर इन्होंने जिक्र कर दिया था इनके लिए, अंग्रेजों के लिए। ऐसा नहीं कि आधुनिक काल से ही उनके विरुद्ध लिखा जा गया, इससे पहले भी उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। दूर बिलाए जल का रास्ता करा जहाज सवारी है, सारे हिंदुस्तान भरे की धरती बस कर डारी है। और बड़े शाहों में सबसे धाक बड़ी कुछ भारी, कहे गुमानी धन्य फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है। आप सभी को मालूम है कि जब वो आए थे अंग्रेज हमारे देश में, तो वो पहले व्यापार करने के लिए आए थे, और जिनको उनको जो है मान्यता या कह सकते हैं परमिशन दी गई थी, वो जहांगीर के द्वारा दी गई थी मुग़ल शासन में। तो वहीं पर उन्होंने लिखा है कि दूर विलाय जल का रास्ता करा जहाज़ सवारी है, यानी कि वो जहाज़ के थ्रू यहाँ पर आए थे, और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए आए हैं, और जो हमारे देश की वस्तुएं हैं वो आप तक पहुँचाएंगे, और जो आपके देश की वस्तुएं हैं जो हमारे देश में नहीं हैं वो हम यहाँ से लेकर जाएंगे। आगे उन्होंने कहा है कि छोटे पे पोशाक, बड़े पे ना धोती ना टोपी है, कहे गुमानी सुन ले बानी होनी सो होती है।
तो उन्होंने यहाँ पर उनकी जो वेशभूषा थी, क्योंकि हमारे देश में क्या होता था, पहले टोपी लगाते थे, धोती पहनते थे और जो पोशाक होती थी वो बिल्कुल हिंदुस्तानी लगती थी, लेकिन इनकी पोशाक ऐसी नहीं थी। अंग्रेज के राज भरे में लोहा महंगा सोने से, दौलत खैची दुनिया का सो पानी पीवे दोने से। यहाँ पर हमारे देश में क्या था, पहले लोहा महंगा था और सोना बहुत सस्ता था, लेकिन आज क्या है, लोहा सस्ता है और सोना महंगा है। मूर्ख लोग सभा बीच बैठे, पंडित बैठे कोने से, गए गुमाने हिंदुस्तानी राजे लोक ना होने से। यहाँ अंग्रेज कहाँ से आ, कौन वतन में रहता है, कहाँ आए राज करे, सब लोग इसी के चाहता है। अब यहाँ पर जो फिरंगी, हमारे फिरंगी किसको कहा गया, अंग्रेजों को। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे वो हमारे देश में आए, किस तरह से उन्होंने शासन करना, धीरे धीरे अपना सामान बेचना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू की, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सारे जितने भी राज्य थे उन पर अधिकार करना शुरू किया। सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताई हैं। तो आप जब ध्यान से इन पंक्तियों को देखेंगे, कोई ज़्यादा भारी कविताएं नहीं हैं, पंक्ति भी भारी नहीं है। आप जैसे जैसे अब थोड़ा आपके दिमाग में आ चुका है, जैसे जैसे आप लाइनें पढ़ते जाएंगे आपके समझ में आता चला जाएगा। तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए। हो सकता है आपके पास सैम्पल पेपर हो और वहाँ पर पूरी कविता ना हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आगे कहा है, पैसे खातर धर्म गवाया, मौत पर आई मरते हैं, कहे गुमानी अब ये पापी कैसे पार उतरते हैं। विष्णु का देवाल उखाड़ा, ऊपर बंगला बना करा, महाराज का महल ढाया, बेड़ी खाना तहा धरा, मल्ले महल उड़ाई नंदा, बंगलों से भी वहाँ तहाँ भरा। अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा ओरी और करा, जिसके खातर प्रेम विसर के पूत पिता के संग लड़ा। यानी कि उन्होंने हम लोगों में इतनी नफरत पैदा कर दी थी कि हम आपस में ही एक दूसरे का विरोध करने लगे थे। कहे गुमानी सो सबसे कलीदार रुपया एक बड़ा, यानी कि पैसा ही, भाई बंधु मित्रता सब खत्म हो चुकी थी, सब एक दूसरे के बैरी हो गए थे और सब अपने आप को अंग्रेजों से कि हम वो जो चाहते थे कि घर का बेदी लंका ढाए, उनसे मिल गए और एक दूसरे को आपस में उन्होंने लड़ाना शुरू किया। और कहते हैं ना कि अंग्रेजों की नीति अपनाते हैं कि युद्ध एक दूसरे के बीच में फूट डालिए और राज कीजिए। तो वही सब उन्होंने यहाँ पर बताया है। फिर आते हैं टिहरी वर्णन। टिहरी वर्णन में बस इतने सी ही आपका इन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर टिहरी के बारे में उन्होंने बताया है, सुरंग तटी रसखान में ही धन कोश भरी, यहूँ नाम रहियो, पद तीन बनाए रचियो, बहु विस्तर बेगना जब जात कहियो, इन तीन पदों के बसान बसियो, अक्षर एक ही लइयो, जन राज सुदर्शन सापुरी, टिहरी इस कारण नाम रहियो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्णन है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर और आपके बारे में। फिरंगी वर्णन ये दोबारा आ चुका है, यहाँ पर टिहरी वर्णन है, फिर इसके बाद आ चुकी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए आपके लिए बताते हैं।